नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 के हिंदी गोदोली भाग 2 के 9वें अध्याय आवन्यू के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को विस्तार से समझेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में इस पाठ का कहानी का सारांश और प्रश्न उत्तर समझे और देखे, आज हम इस अध्याय के उन सवालों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए अध्याय की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आवन्यू क्या है और कहाँ अवस्थित है? तो आवन्यू एक ऐतिहासिक शहर है जो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। यह शहर प्रसिद्ध है क्योंकि एक समय पर यह पोप की राजधानी हुआ करता था और मध्ययुगीन काल में यहाँ ईसाई धर्म से जुड़े मठ और किलेबंदी भी थी। तो प्रश्न है आवन्यू क्या है? तो एक ऐतिहासिक शहर है जो फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है, यानी कहाँ अवस्थित है। और यह शहर प्रसिद्ध है क्योंकि एक समय पर पोप की राजधानी हुआ करता था। आइए अब अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। अगला प्रश्न है, हर वर्ष आवन्यू में कब और कैसा समारोह हुआ करता है? तो हर वर्ष आवन्यू में जुलाई के महीने में एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंगमंच समारोह होता है। किस महीने? तो जुलाई महीने। यह यूरोप के सबसे बड़ा कला और रंगमंच उत्सवों में एक है जिसमें नाटकों, नृत्य और संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक आवन्यू किस सिलसिले में गए थे? वहां उन्होंने क्या देखा सुना? यहाँ दो क्वेश्चन है। लेखक आवन्यू किस सिलसिले में गए थे और वहां उन्होंने क्या देखा और सुना? तो लेखक आवन्यू रंग समारोह में पीटर ब्रुक के महाभारत की पहली प्रस्तुति देखने के सिलसिले में गए थे। उन्हें इस प्रस्तुति को देखने का विशेष निमंत्रण मिला था। लेखक को इस प्रस्तुति को देखने के लिए निमंत्रण मिला था। वहां उन्होंने पत्थरों की एक खदान में उस नाटक का प्रदर्शन देखा जो आवन्यू से कुछ किलोमीटर दूर स्थित थी। तो यह प्रस्तुति लेखक को सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक लगी, है ना? उन्होंने क्या देखा और क्या सुना? तो यह जो प्रस्तुति थी लेखक को सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक लगी। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने विशप के पुराने आंगन में कुमार गंधर्व का एक गीत भी सुना जो उन्हें बहुत प्रभावशाली लगा। उन्होंने यह भी देखा कि समारोह के समय चर्च और ऐतिहासिक स्थलों को रंगमंच में बदल दिया जाता है जिससे पूरे शहर में कला और संस्कृति का माहौल छा जाता है। आइए अब अगले प्रश्न पर नजर डालते हैं। अगला प्रश्न है, ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापक को मौन का स्थापक क्यों कहा है। ला शत्रुज का जो अंतरंग विवरण था उनको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है और यह भी स्पष्ट करना है कि लेखक ने उसके स्थापक को मौन का स्थापक क्यों कहा है। तो ला शत्रुज एक ऐसा स्थान है जहां कलाकार ईसाई संतों के पुराने कमरों अर्थात चैम्बर्स में रहकर अपनी कला का अभ्यास और सृजन करते हैं। इस भवन का आंतरिक वातावरण शांतिपूर्ण और एकांत है। प्रत्येक चैम्बर में दो दो सुंदर सुसज्जित कमरे हैं जिनमें 14वीं सदी के पुराने फर्नीचर के साथ आधुनिक रसोई घर और स्नानागार भी हैं। इन नए आधुनिक रसोई घर और स्नान करने के लिए एक घर भी है। यहाँ की विशेषता यह है कि दिन में सभी लोग अपने समय और सुविधा के अनुसार भोजन करते हैं, लेकिन रात के भोजन में वे सामूहिकता का अनुभव करते हैं। दिन में लगभग 50 सैलानी इस स्थान का दौरा करने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद यह स्थान
बिल्कुल शांत, गंभीर और नीरव बना रहता है। तो यह निर्मल और शांत वातावरण कलाकारों को ध्यान और रचनात्मकता के लिए उपयुक्त लगता है। तो लेखक ने ला सत्रुज के स्थापक को मौन का स्थाप इसलिए कहा है क्योंकि यह स्थान अपने विशाल भवनों और गहरी शांति के कारण एक आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है, जहां शोर शराबे की कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, ला सत्रुज क्या है और वहां कहाँ अवस्थित है? आजकल इसका क्या उपयोग होता है? दो प्रश्न है, ला सत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है, और आजकल इसका क्या उपयोग होता है। तीन तरह के इसमें प्रश्न का समावेश है। तो ला सत्रुज क्या है? तो ला सत्रुज एक ईसाई मठ है जो कार्सियन संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। यह फ्रांस के आवन्यू में रोन नदी के दूसरी ओर एक किले में स्थित है। आजकल इसका क्या उपयोग होता है? तो पहले यह धार्मिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल इसे कला केंद्र के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर रंगमंच और लेखन से जुड़ी गतिविधियाँ भी होती है, जो इसे कलाकारों और लेखकों के लिए खास बनाती है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, लेखक आवन्यू क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे, और लेखक की उपलब्धि क्या रही? तो लेखक आवन्यू अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और टेप्स लेकर गए थे। लेखक आवन्यू क्या क्या लेके गए थे? तो हिंदी का टाइपराइटर था, 3-4 पुस्तकें थी और कुछ टेप्स थे। फिर प्रश्न है कि वे वहाँ कितने दिन तक रहे और उनकी उपलब्धि क्या रही? तो लेखक वहाँ 19 दिन तक रहे, और लेखक की इस अल्पावधि की उपलब्धि यह रही कि उन्होंने सिर्फ 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिखी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, आवन्यू के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं? तो लेखक आवन्यू के प्रति अपना सम्मान इस तरह व्यक्त करते हैं कि वह इसे एक सुंदर, शांत और सघन जगह मानते हैं। उन्होंने वहां की रातों को निविड़, सुनसान और भय से भरी हुई बताया। जो पवित्रता और आस्था से जुड़ी हुई थी। तो यह किताब आवन्यू में बिताए गए समय की एक स्मृति है। लेखक ने वहाँ के ला सत्रुज मठ में रहकर जो कुछ लिखा वही उनकी कवि प्रणति बनी। तो लेखक ने वहाँ जो कुछ पाया उसके लिए उन्हें गहरी कृतज्ञता है, लेकिन जो खोया उसकी भी गहरी पीड़ा है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट के लिए। तो ध्यान से इन प्रश्नों को आप समझिए और देखिए। तो मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता और विषमता है? मनुष्य जीवन और पत्थर की समानता और विषमता दोनों में हमें अंतर बताना है। तो पहले समानता को जान लेते हैं। तो मनुष्य जीवन की तरह पत्थर भी कई परिस्थितियों में स्थिर रहता है। जैसे मनुष्य जीवन में चुनौतियां आती है, संकटों का सामना होता है, और फिर भी वह घबराता नहीं है। मनुष्य जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है, संकटें आती है, फिर भी वह घबराता नहीं है। वैसे ही पत्थर भी अपनी जगह पर स्थिर रहता है, बिना घबराए, बिना किसी बदलाव के। अब विषमता। तो पत्थर एक निर्जीव वस्तु है जिसका कोई भावनात्मक या मानसिक विकास नहीं होता, जबकि मनुष्य में भावनाएं, इच्छाएं और संवेदनाएं उत्पन्न होती है।
और मनुष्य समय के साथ बदलता है और सीखता है, जबकि पत्थर हमेशा एक जैसा रहता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि जल स्थिर प्रतीत होता है, जबकि तट खुद बह रहा है। लेखक को यह अनुभव होता है कि जल स्थिर प्रतीत होती है, जबकि तट खुद बह रहा है। तो नदी के तट पर बैठना केवल नदी को देखना नहीं, बल्कि उससे जुड़ना और उसके प्रवाह का हिस्सा बनना है। तो लेखक महसूस करता है कि जब वह नदी के पास होता है तो उसे खुद में नदी की झलक दिखाई देती है, और वह समझता है कि नदी का अनुभव केवल जल में नहीं बल्कि तट पर भी किया जा सकता है। तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों? तो नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे नदी के चेहरे के समान हो जाते हैं। यह विचार इसलिए आता है क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल ने एक कविता लिखी है जिसका नाम है नदी चेहरा लोगों। तो यह एक कविता है किनकी? तो विनोद कुमार शुक्ल की। तो इस कविता में नदी के चेहरे को मानवीय भावनाओं और अनुभवों से जोड़कर देखा गया है, और लेखक को उसी कविता की याद नदी के पास बैठते हुए आती है। अगला प्रश्न है, किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता और क्यों? तो नदी और कविता के पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि इन दोनों में एक ऐसा आकर्षण और गहराई होती है जो व्यक्ति को अपने प्रवाह में ले जाती है। जब कोई नदी के पास या कविता के संपर्क में आता है तो वह उनके भावनात्मक और मानसिक प्रभाव से बच नहीं सकता। तो नदी के बहाव और कविता के शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है और वह उनसे अलग नहीं रह पाता है। अब अगला प्रश्न है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? तो नदी और कविता में कई समानताएं पाई जाती है। जैसे नदी का जल निरंतर बहता रहता है, वैसे ही कविता के शब्द भी जीवन के अनुभवों को निरंतर व्यक्त करते रहते हैं। नदी सदियों से हमारे साथ रही, ठीक उसी तरह कविता भी मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी रहती है। नदी की तरह कविता भी समय के साथ बदलती है और विकसित होती रहती है, और जैसे नदी जीवन को संजीवनी देती है, वैसे ही कविता भी हमारे जीवन में भावनाओं और विचारों को नया रूप देती है। तो दोस्तों, ये थे इस अध्याय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आदर्श उत्तर। आपको इन सभी प्रश्नों को बार बार पढ़ना है और समझना है ताकि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।